छत्तीसगढ़ चैनल हेड मनोज मनु जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, यहां पर अगर बात की जाए, क्योंकि आज मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए काफी अहम दिन, 4 पद खाली जिसमें से 3 पर नाम सामने आ चुके हैं, कितना अहम आज का दिन भाजपा के लिए? क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल सर, मिल रही है जी देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और सबसे बड़ी बात है कि बहुत देर हो चुकी है। ये काम बहुत पहले बीजेपी को कर लेना चाहिए था, लेकिन दिल्ली जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो केंद्रीय नेतृत्व लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से तमाम चीजों को देखा जाए, मैनेज किया जाए। शुरुआती दौर में अगर 2018 के पहले के चुनाव की बात करें तो प्रदेश का जो संगठन है, प्रदेश के जो लोग हैं, वो काफी काफी हद तक ये कोशिश किया करते थे कि सामूहिकता में बैठकर प्रदेश के नेताओं के साथ ही प्रदेश का संगठन और जो रणनीतिकार हैं उनके साथ बैठकर ये सारी चीजें कर लिया जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब केंद्रीय नेतृत्व तो पूरी तरह से हो चुका है और जो डबल इंजन की सरकार है, उस डबल इंजन की सरकार में एक इंजन बहुत तेजी के साथ कहीं चल रहा है, दूसरा इंजन साथ में तो है लेकिन दूसरी दिशा में है। बीजेपी की जहां जहां सरकारें हैं वहां पर ये देखने में साफ तौर पर मिल रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार, ये मंत्रिमंडल विस्तार करीब 4 महीने से चल रहा है लेकिन हो नहीं पाया। ठीक विधानसभा चुनाव के मुहाने पर मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। मंत्रिमंडल के चेहरे कौन है? 4 पद खाली हैं, जैसा कि आपने बताया। 3 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। 3 मंत्री कौन है? गौरी शंकर बिसेन। गौरी शंकर बिसेन, जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक एक एक कुछ रणनीति बनाई है या कहें कि कुछ गाइडलाइंस बनाई है, उन गाइडलाइंस के तहत 77 पार या 75 पार के लोगों को टिकट नहीं दिया जाना। लेकिन गौरी शंकर बिसेन तो उस दायरे से बाहर जा रहे हैं, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। तो क्या उनकी बेटी मौसमी है, उनको विधानसभा टिकट नहीं मिलेगा? क्या पार्टी गौरी शंकर बिसेन को ही अब विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी, जैसा कि खुद गौरी शंकर बिसेन चाहते थे कि मौसमी को टिकट मिले? अब इसके बाद बारी आती है, चूंकि गौरी शंकर बिसेन बड़े नेता हैं, महाकौशल के ओबीसी कोटे से आते हैं, छिंदवाड़ा के प्रभारी रहे हैं। छिंदवाड़ा पर पार्टी का पूरी तरह से फोकस है। फोकस इसलिए है क्योंकि वहां कमलनाथ को पार्टी घेरना चाहती है और गौरी शंकर बिसेन इकलौते ऐसे नेता हैं जो कमलनाथ को लगातार ललकारते रहे हैं और उनके खिलाफ बयानबाजी भी करते रहे। बाकी के बीजेपी नेताओं में ऐसा नहीं देखा गया है। हम आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं राजेंद्र शुक्ला की। राजेंद्र शुक्ला विंध्य से आते हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। अभी जो पेशाब कांड हुआ था, उस पेशाब कांड में जो शुक्ला हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जो अभी जेल में हैं, उनके उनके घरों को तोड़ा गया, उनके परिजन के घरों को तोड़ा गया। ब्राह्मण समुदाय में भारी नाराजगी देखी जा रही है। बीजेपी इस बात को लेकर चिंतित है और इस बात को लेकर भी चिंतित है कि विंध्य की स्थिति, विंध्य ने पिछली बार बीजेपी की सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार विंध्य की स्थिति, विंध्य क्या, विंध्य सतना, रीवा, सीधी, विंध्य में शहडोल भी आता है, उमर भी आता है। लेकिन अगर हम सतना, सीधी और सतना, सीधी और रीवा की बात करें तो ये 3 जिले हैं जहां बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। मैं आपको सतना लिए चलता हूं। सतना, अगर वहां पर आप बात करेंगे तो सतना के एक और ब्राह्मण नेता है, मैयर से विधायक है। सतना के ब्राह्मण नेता मैयर से विधायक है, जिन्होंने मैयर को जिला बनाने की बात की है। जो पूरे विंध्य में अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं वो त्रिपाठी, नारायण त्रिपाठी, वो भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। तो ये माना जा रहा है कि ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ लगातार काम होने वाला है। उनके खिलाफ नारायण त्रिपाठी अलग जमा रहे हैं, ब्राह्मण समुदाय नाराज है, जिसमें शुक्ला भी एक फैक्टर है और राजेंद्र शुक्ला को वहां से मंत्री बनाया गया है। लेकिन गलती यह हुई है कि रीवा से ही विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम है और रीवा से ही आपने मंत्री बना दिया है राजेंद्र शुक्ला को, जबकि सीधी एक बड़ा जिला है, वहां से ब्राह्मण समुदाय को आपने किसी को नहीं लिया है। वहां से केदार शुक्ला 5-6 बार के विधायक हैं, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनका हक बनता है लेकिन आप वो हक नहीं दे पा रहे हैं। वहां से एक और विधायक हैं गौतम, उनको भी बनाया जा सकता है लेकिन उनको नहीं लिया आपने। एक और सीधी से ब्राह्मण विधायक हैं, उनको आपने नहीं लिया है। तो सीधी जिला आपने छोड़ दिया, सतना जिला आपने छोड़ दिया, रीवा से ही 2 ब्राह्मण नेताओं को, 2 बड़े ब्राह्मण नेताओं को आपने मंत्रिमंडल में ले लिया है। बारी आती है राहुल की। राहुल सिंह लोधी, जो कि उमा भारती के भतीजे हैं, वो बुंदेलखंड से आते हैं। बुंदेलखंड में लोधी वोट बैंक, आपको याद होगा कि बुंदेलखंड की दमोह लोकसभा सीट से
प्रहलाद पटेल, जो कि वो भी लोधी समुदाय से आते हैं, प्रहलाद पटेल को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। उनके भाई जालम पटेल है, जो कि नरसिंहपुर से आते हैं, वो भी लोधी है, उनका भी नाम चल रहा था। किसे लिया जाए, किस लोधी को लिया जाए? प्रीतम लोधी को लिया जाए, जो कि विधायक नहीं है, राहुल लोधी को लिया जाए, जो कि उमा भारती के भतीजे हैं, विधायक भी हैं, या फिर जालम सिंह पटेल को लिया जाए, जो प्रहलाद पटेल के भाई हैं? तो एक व्यक्ति में यानी परिवारवाद नहीं चलेगा। अगर बड़ा भाई केंद्रीय मंत्री है तो छोटे भाई को हम मंत्री पद कैसे दे सकते हैं? जबकि इसके ठीक पहले 2018 के पहले जालम सिंह प्रदेश में मंत्री थे और प्रहलाद पटेल केंद्र में मंत्री थे। तो इस बात को लेकर आरोप लगे थे कि भाई एक ही परिवार के दो लोगों को मंत्री पद क्यों? इसलिए राहुल लोधी, उमा भारती के पास कोई पद नहीं है, राहुल लोधी विधायक है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात है, पूरा देश ये सोच रहा है कि उमा भारती ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगाकर राहुल लोधी को मंत्री बनाया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उमा भारती ने राहुल लोधी को मंत्री नहीं बनाया है, बल्कि इन तीनों मंत्रियों की जातिगत समीकरण, इनके इलाके के प्रभाव और इनका सर्वे के आधार पर नाम तय किया गया है कि किसको शामिल लिया जाए, और उसमें राहुल लोधी को शामिल किया गया है। उमा भारती प्रद्युम्न लोधी को मंत्री बनाना चाहती थी, प्रद्युम्न लोधी का मंत्रिमंडल के लिए उन्होंने नाम आगे किया था, लेकिन सर्वे के आधार पर एक युवा लोधी नेता के तौर पर राहुल गांधी को यहां से शामिल किया गया है, जो पार्टी के लिए फायदेमंद रहे। बिल्कुल, और कुल मिलाकर के देखिए जिस तरह का समीकरण आपने बताया उससे साफ जाहिर हो रहा है कि भाजपा हालांकि काफी कुछ सोच समझकर निर्णय लेती नजर आ रही है, लेकिन कुछ जगहों के बारे में आपने इस तरह से बताया जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार में वहां पर भी ध्यान देने की काफी जरूरत थी, जिसको भाजपा वहां से चूकती नजर आई। हालांकि अभी भी एक पद खाली है और ये कयास क्या यहां पर लगाए जा सकते हैं मनोज मनु जी कि इस पद पर भाजपा जो है वो सोच समझ करके और भी समीकरण बैठा करके फिर अपना कोई दाव खेलती नजर आएगी, और चुनाव से 2 महीने पहले, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने पहले, ताकि 4 महीने पहले से पूरा का पूरा जो है समीकरण चल रहा था, बातचीत चल रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा, अब जाकर विस्तार किया जा रहा है इतने कम समय में। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि शुरुआती दौर में तो मुख्यमंत्री बदलने की बात हो गई थी कि ये कहा गया था कि प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलेगा तो मुख्यमंत्री बदलेगा तो पूरा मंत्रिमंडल बदलेगा, लेकिन मंत्रिमंडल भी नहीं बदला, मुख्यमंत्री भी नहीं बदला। लेकिन एक चीज जरूर है यहाँ पर गौर करने वाली बात, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है ये पार्टी के लिए अच्छे संकेत लेकर नहीं आएगा। और इस मंत्रिमंडल विस्तार से अमूमन कहा जाता है, एक कहावत भी है कि एक अनार 100 बीमार, क्योंकि 1.5 महीना आचार संहिता लगने में सिर्फ 1.5 महीने बाकी है, और आचार संहिता जब लग जाती है तो किसी मंत्री के पास कोई पावर नहीं रहता है, वो अपना विशेषाधिकार का कोटा इस्तेमाल नहीं कर सकता, अधिकारी भी सुनना बंद कर देते हैं। मध्य प्रदेश में तो खैर वैसे ही अजीब सा माहौल बना हुआ है, अधिकारियों ने अभी से सुनना बंद कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पार्टी चाहती तो इसे टाल सकती थी, लेकिन पार्टी ने नहीं टाला। अब परेशानी यह है, कई सारे ऐसे विधायक हैं जो कई बार के विधायक हैं और जिनको मंत्री बनना चाहिए, पूरा प्रदेश ये जानता है, पार्टी ये जानती है कि उन्हें मंत्री बनना चाहिए। किसे मंत्री बनना चाहिए? केदार शुक्ला को मंत्री बनना चाहिए। 5-6 बार के विधायक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, पार्टी ने सीधी से उन्हें महत्व नहीं दिया गया। आगे बढ़ते हैं, यशपाल सिसोदिया जो कि मंदसौर से विधायक है, 5-6 बार के विधायक हैं, वो लगातार, हर कोई मानता है कि उन्हें मंत्री बनना चाहिए, लेकिन मंत्री नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने सरकार कांग्रेस की गिराई, उन लोगों में से एक मंदसौर के विधायक हैं हरदीप डंग, उन्हें मंत्री बना दिया तो उनका कोटा। रामपाल सिंह रायसेन से आते हैं, मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं, उन्हें संतुष्ट करने के लिए दीनदयाल समिति का प्रमुख बनाया गया, उन्हें मंत्री पद का दर्जा भी दिया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा मैं ये पद नहीं लूंगा, मैं जनता के बीच जाऊंगा, वहीं पर जाके काम करूंगा। नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही। इंदौर हम चलते हैं, महेंद्र हाडिया नहीं मिला, पहले मंत्री रह चुके हैं, बाबूलाल गौर के टाइम पर मंत्री रह चुके हैं, उन्हें स्थान नहीं मिला। और आगे चलते हैं, मैंदोला जो कि कैलाश विजयवर्गीय के बहुत खास हैं, 2 बार के विधायक हैं, उन्हें मंत्री बनना चाहिए था, नहीं बन चुकी। इंदौर से एक और महिला है, उन्हें मंत्री बनना चाहिए था, वो मंत्री नहीं बन पाई। सुमित्रा महाजन ने कहा कि महिलाओं को शामिल करने की तो बात की जाती है, महिलाओं की भागीदारी की बात की जाती है, लेकिन जब पद देने की बात संगठन और सरकार में आती है तो पार्टी कहीं ना कहीं मुंह चुरा लेती है और वो स्थान नहीं दे पाती है। इस वक्त मध्य प्रदेश में तमाम ऐसे लोग हैं, अगर हम सीधी चले, सीधी में दहोनी पहुंचे, वहां पर कुंवर सिंह के काम है, वो बड़े आदिवासी नेता। अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल जब थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसमें वो अनुसूचित जनजाति आयोग में सदस्य,
अब आप देखें कि इस पूरे मंत्रिमंडल में आदिवासी की स्थिति नहीं। आप देखें तो कांग्रेस ने बतौर बतौर कैंपेन कमेटी कांतिलाल भूरिया, जो कि बड़े आदिवासी नेता हैं, उन्हें प्रमुख बनाया। लेकिन अगर इस मंत्रिमंडल विस्तार में देखें तो आदिवासी कहां है? आदिवासियों को लेकर चिंता पार्टी में है, आदिवासियों को लेकर मंथन हो रहा है। संघ और संगठन इस बात का प्रयास कर रहा है कि किस तरीके से सुदूर इलाके, चाहे वो धार हो, झाबुआ हो, रतलाम हो, बड़वानी हो, या फिर सीधी की तरफ का इलाका हो, शहडोल हो, उमरिया हो, और अगर हम छिंदवाड़ा में चले, बालाघाट में चले, मंडला में चले, वहां पर भी तमाम जो आदिवासी इलाके हैं उनमें आदिवासियों को कैसे लाया जाए, चाहे वो गोंड हो, भील हो, भिलाला हो, इन आदिवासियों को कैसे पार्टी में लाया जाए, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक एक बड़ा कारण है। पिछली बार कांग्रेस ने अगर सरकार बनाई थी तो इन्हीं आदिवासी वोट बैंक ने बनाई थी। लेकिन इस मंत्रिमंडल में आदिवासी तो कहीं नहीं। हालांकि जो मंत्रिमंडल है उसमें पहले से आदिवासी समुदाय के लोग हैं, लेकिन वो उस तरीके से नहीं है। अगर आप विजय शाह की बात करें, अगर आप दत्ती गांव की बात करें, राज्यवर्धन सिंह की बात करें, तो ये आदिवासियों के जमींदार या राजा टाइप के लोग, लेकिन उस तरीके से लोग अभी नहीं है। तो आदिवासी एक चेहरा जरूर होना चाहिए था। पार्टी ने वो संकेत नहीं दिया है। संगठन प्रमुख आदिवासी नहीं है, मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं है, मंत्रिमंडल में भी आपने आदिवासी को नहीं लिया है। और अगर केंद्र से देखें तो फग्गन सिंह कुलस्ते सिर्फ आदिवासी हैं, लेकिन उनको भी उस तरीके से महत्व नहीं है, केंद्र में वो स्थान नहीं है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आदिवासियों को नहीं लेना, थोड़ी सी चूक हुई है। ओबीसी पर फोकस किया गया है, गौरी शंकर बिसेन, राहुल लोधी, ओबीसी पर फोकस किया गया है, लेकिन आदिवासी नहीं है, ये चूक हुई है। लेकिन बावजूद इसके मैं सिर्फ यही कहूंगा, ये मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी को सुकून देने की बजाय परेशानी में डाले। बिल्कुल बिल्कुल मनोज मनी जी, और देखिए ये काफी अहम समीकरण और काफी दिलचस्प मध्य प्रदेश का पूरा राजनीतिक समीकरण बनता नजर आ रहा है। जैसे जैसे इसमें कई सारे पेचीदा पॉइंट्स हैं जो कि खुलते नजर आ रहे हैं, तो चर्चा और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। मनोज मनी जी आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जी भी बने हुए हैं। प्रभु पटेरिया जी, पूरा का पूरे समीकरण पर हम बात करते नजर आ रहे थे। जिस प्रकार से देखिए मनोज जी बताते नजर आ रहे थे कि ये मंत्रिमंडल विस्तार भाजपा पे कितना भारी भी पड़ सकती है या फिर ये कितनी बड़ी चुनौती भी हो सकती है। हालांकि इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, जैसे मनोज जी कह रहे थे, बिल्कुल ये बहुत बड़ा रिस्क गेम है जिसको शिवराज सिंह चौहान, जो कि मुख्यमंत्री हैं, और पार्टी उनके जो आला कमान है, जिस अभी तक शिवराज सिंह चौहान को मंत्रिमंडल विस्तार की अनुमति नहीं दे रहा था, उसने मिलकर इस रिस्क गेम को खेला है। इसमें फायदा भी हो सकता है, इसमें नुकसान भी हो सकता है। यदि हम नुकसान की बात करते हैं तो ये जो तीन चेहरे जो आज शपथ ले रहे हैं, इनको व्यक्तिगत तौर पर इसमें नुकसान हो सकता है, लेकिन यदि पार्टी के स्तर पर बात करते हैं तो पार्टी को इससे दूसरे क्षेत्रों में फायदा भी मिल सकता है। राहुल लोधी की मैं पहले बात करूंगा। राहुल लोधी मध्य प्रदेश में लोधी समाज की सबसे बड़ी नेता उमा भारती हैं, उसके बाद प्रहलाद पटेल का नाम आता है, जालम सिंह पटेल है, और भी लोधी समाज के कई विधायक हैं। कभी भटेरे यहाँ पे एक मंत्री हुआ करते थे, उनके बेटे रमेश भटेरे भी विधायक रहे हैं। तो ऐसे लोधी समाज से कई नेता हैं, लेकिन लोधी समाज जो प्रदेश की 29 में से 13 लोकसभा सीटों में जीत का अंतर तय करने की ताकत रखता है। 230 में से 65 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर वो जीत हार का अंतर तय करने की ताकत रखता है। वो लोधी समाज को अपनी तरफ लाना, उस लोधी समाज को जोड़ना और एक प्रदेश में लोधी वर्ग से एक नया युवा नेतृत्व खड़ा करना। यदि मैं उत्तर प्रदेश को जोड़ के देखता हूं तो पूरे देश में लोधी समाज के जो सबसे बड़े नेता थे कल्याण सिंह थे, उसके बाद उमा भारती का नाम आता था। कल्याण सिंह अब रहे नहीं, वो दिवंगत हो चुके हैं। उमा भारती अब उतनी ज्यादा सक्रिय नहीं है प्रदेश की राजनीति में। तो ऐसे में युवा नेतृत्व तैयार करने की बात जो थी लोधी समाज से, पिछली बार कोशिश की थी जालम सिंह पटेल, जो प्रहलाद पटेल के छोटे भाई, उनको मंत्री बनाया था, लेकिन वो उतना उपयोगी साबित नहीं हो पाए। तो इसको देखते हुए राहुल लोधी जो पढ़े लिखे हैं, युवाओं में अच्छी खासी पैठ है, साथ ही उनकी जो पत्नी है वो जिला पंचायत की अध्यक्ष है टीकमगढ़ से उपमा, और वो वकील भी रही हैं, जज भी रही हैं। तो ऐसा एक परिवार से एक व्यक्ति को लेकर आना जिससे लोधी समाज के युवा जुड़ सके, जो पूरे प्रदेश में सक्रिय तौर पर भागीदारी कर सके, तो वो गणित इसके पीछे नजर आ रहा है। क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी सुन रही है? जी मनोज जी, आवाज आ रही है। प्रभु भाई, एक चीज देखने में आ रही है, एक तरफ तो पार्टी पूरा संकेत दे रही है। देश के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी को देखा जाए तो वो हर मंच पर, कुछ दिनों पहले उन्होंने जो संबोधन दिया था उस पर भी कहा था कि परिवारवाद बिल्कुल नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर परिवारवाद साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उमा भारती और उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी को मंत्रिमंडल में शामिल कर लेना, तो क्या ये माने, क्योंकि जो संभावनाएं मध्य प्रदेश में उमा जी तलाश कर रही हैं, ये माने
कि अगर राहुल लोधी मंत्रिमंडल में आ गए हैं तो उमा भारती जो संभावनाएं तलाश रही कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश की सीमा से लड़े, ये संभावनाएं खत्म हो गई हैं। क्योंकि अगर राहुल लोधी मंत्रिमंडल में है, अगर पार्टी राहुल लोधी को स्थापित कर रही है, तो उमा जी का राजनीतिक भविष्य फिलहाल बीजेपी में नहीं है, क्योंकि परिवारवाद एक बड़ा कारण। मनोज जी, अभी हाल ही में अमित शाह भोपाल आए थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी, उसमें सवाल जवाब भी हुए थे, और बीजेपी के तमाम बाकी नेता जेपी नड्डा भी पहले आ चुके हैं और अलग अलग मंचों पर बात करते रहे। तो परिवारवाद की भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी अलग परिभाषा है। कांग्रेस को या दूसरे दलों के जब वो बात करते हैं तो वहां पर वो परिवारवाद की बात करते हैं कि एक व्यक्ति, परिवार का एक ही व्यक्ति से जुड़ा हुआ व्यक्ति बार बार उच्च पद पर वहां जाता है। अपने परिवारवाद को ऐसे देखते हैं कि जो नीचे से संघर्ष करके आया हो, जो मैदान में काम करके आया हुआ व्यक्ति है, वो यदि आ रहा है तो परिवार की श्रेणी में नहीं आता है। क्योंकि पार्टी के यदि हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की बात करें तो वो किसी की बपौती नहीं है कि जेपी नड्डा के बाद उनका बेटा बनेगा या नड्डा के पहले उनके पिताजी रहे हों। ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। तो यहाँ वो परिवारवाद को पूरी तरह खारिज करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्योंकि हर राजनीतिक दल की एक अपनी अलग परिभाषा होती है, अपने विचार होते हैं। कांग्रेस की अपनी एक अलग परिभाषा है, तो वो बीजेपी की परिभाषा में यहाँ पर परिवारवाद नजर नहीं आता है, जैसा कि बीजेपी के नेता मानते हैं। जैसा मैं कह रहा था राहुल लोधी को, तो उमा भारती की निश्चित तौर पर उमा भारती मध्य प्रदेश से चुनावी संभावनाएं तलाश रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मध्य प्रदेश में उमा भारती अकेली नेता है जिन्हें इस सरकार में, जहां पर की सरकार को रेवेन्यू की बहुत ज्यादा जरूरत है कोविड के बाद, उमा भारती ने एक आंदोलन शुरू किया शराबबंदी का, और उसको एक मुकाम तक उन्होंने पहुंचाया, आहते बंद करा दिए, एक समझौते की स्थिति पर इस मुकाम तक पहुंचाया। तो सरकार को झुकाने की ताकत उमा भारती ने दिखाई है। उमा भारती ने, आपको याद होगा मनोज जी, पिछले साल उमा भारती ने लोधी समाज के नेताओं को एक संदेश दिया था उनने कि लोधी समाज के नेता जहां उनकी मर्जी वहां वोट दें, वो मेरी बात बिल्कुल ना सुने, वो अपनी मर्जी से वोट डालने के लिए स्वतंत्र है। तो जैसा मैं अभी बता रहा था कि 29 में से 13 लोकसभा सीट, 230 में से 65 विधानसभा सीट, वो सीटें हैं जहां पर कि लोधी समाज कहीं पर भी प्रभावी भूमिका में, क्योंकि एक उग्र समाज, लड़ाकू जनजाति से जुड़े हुए लोग माने जाते हैं, ये आपस में बड़े एकजुट हैं, राजपूत का ही एक ब्रांच है, उसको माना जाता है। तो उसको उमा भारती ने एक संदेश देने की कोशिश की, और यहाँ पर उमा भारती का प्रभाव बिल्कुल नजर आ रहा है। जो पहली सूची जारी की प्रत्याशियों के 39 उम्मीदवारों की, उसमें उस प्रीतम लोधी का नाम पहले लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसको कुछ समय पहले पार्टी निष्कासित कर चुकी है, जिसके बारे में बीजेपी के तमाम नेता ये कहते थे कि अब प्रीतम लोधी के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। लेकिन प्रीतम लोधी को वापस लिया गया, प्रीतम लोधी को पहली सूची में उम्मीदवार बनाया गया। राहुल लोधी के लिए भी यही कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल लोधी की संभावनाएं खत्म हो गई, लेकिन राहुल लोधी ने विधायक रहते हुए अपनी पत्नी को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनवाया। यहाँ पर परिवारवाद की जो बीजेपी की परिभाषा है उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया, उसको भुला दिया गया। अब राहुल लोधी को मंत्री बनाने की बात आई तो यहाँ पर उमा भारती से जो रिश्ता है उसको भुलाया जो गया। आपने जिस बात का जिक्र किया, क्योंकि बुंदेलखंड या फिर आप बघेलखंड चले जाएं, विंध्याचल चले जाएं, वहां पर पार्टी के शायद ये नेता नहीं मानते। गोविंद सिंह राजपूत ने भी अपने भाई को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा दिया। लेकिन चूंकि आपको बड़ा लंबा अनुभव मध्य प्रदेश की राजनीति का है, कई सारे सोपान को आपने देखा है, एक खबर निकल कर ये आ रही है कि पार्टी के नेता ये मानते हैं कि उमा भारती 100% मध्य प्रदेश में या तो हमें खिलाओ या फिर हम खेल बिगाड़ेंगे, इस बात का संकेत देते नजर आएंगी। और पार्टी के तमाम नेताओं को यह अंदेशा है, इसलिए उन्होंने राहुल सिंह लोधी उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। लेकिन हमारी जो जानकारी है उस जानकारी में हमें यह पता चला है कि राहुल लोधी का नाम उमा भारती ने आगे नहीं किया, उन्होंने प्रद्युम्न लोधी का नाम आगे किया था। लेकिन पार्टी ने सर्वे के आधार पर, और जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि पार्टी कोई युवा लोधी नेता आगे करना चाहती थी, और जालम सिंह पटेल का भी नाम उसमें सही कहा आपने कि जालम सिंह पटेल का भी नाम था। लेकिन चूंकि प्रहलाद पटेल केंद्र में मंत्री हैं और उनके छोटे भाई को बना दिया जाए तो सीधे सीधे परिवारवाद हो जाएगा, इसलिए कोई युवा नेता स्थापित किया जाए उस पूरे बेल्ट में। और आगे इस बात की भी संभावना है कि प्रहलाद पटेल को दमोह से शिफ्ट कर सकती है पार्टी, हो सकता है कि आने वाले समय में उनको छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ाए, इसलिए एक युवा नेता को वहां से स्थापित किया जाए और उमा भारती ऐसा कोई कार्ड खेला जाए कि उनके भतीजे को बना भी दिया जाए, उमा भारती विरोध करना चाहे भी तो भी न कर पाए। मनोज जी, ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, शिवराज के इस चौथे कार्यकाल का तीसरा विस्तार, इसकी पूरी की पूरी जो यदि हम स्क्रिप्ट कहें, वो स्क्रिप्ट बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने तैयार की।
शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने थे तो पहले तो अपने मंत्री बनाना चाह रहे थे तो उनको अनुमति नहीं मिली। पहले उनके जो 5 मंत्री के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करने में उनको समय लग गया, डेढ़ 2 महीने का। उसके बाद जो दूसरा विस्तार हुआ, जो पूरी कैबिनेट बनी उनकी, उसमें काफी समय लग गया। उसके बाद ये जो तीसरा विस्तार हो रहा है, इसके लिए शिवराज सिंह चौहान पिछले 2-2.5 साल से लगातार प्रयास कर रहे थे, दिल्ली से बार बार अनुमति मांग रहे थे। कई बार हमने खबरें भी चलाई हैं, कयास भी लगाया गया कि अब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, लेकिन उसकी अनुमति केंद्रीय आलाकमान ने, जो बीजेपी की, उसने नहीं दी। अब जब जब चुनाव आ गया है, जब अमित शाह ने दौरे किए प्रदेश के, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विंध्य में गए, जब तमाम बड़े नेताओं को उतारा गया क्षेत्र में, वो जब वहां गए, लोगों से मुलाकात की, तो उनको ये समझ में आया कि ये क्यों जरूरी है जो आज 3 चेहरे शामिल किए जा रहे हैं। मैं विंध्य की बात करता हूं तो राजेंद्र शुक्ला विंध्य के एक सर्वमान्य ब्राह्मण नेता हैं, स्वच्छ छवि के नेता माने जाते हैं, और विंध्य खासकर रीवा में विकास का पर्याय उनको माना जाता है। राजेंद्र शुक्ला है, मतलब विकास है, ये रीवा के लोगों की एक सोच धारणा ऐसी बन गई है, क्योंकि सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने रीवा को पहली बार फ्लाईओवर दिखाया कि फ्लाईओवर कैसा होता है। उसके पहले रीवा शहर में कोई फ्लाईओवर ही नहीं था। तो इस तरीके से जो विकास के जो उन्होंने काम किए हैं, और रीवा का गणित बहुत सीधा साधा है, वहां पर कांग्रेस के समय से भी ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की राजनीति रही है। राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक क्षेत्र है विंध्य क्षेत्र हमारा, जो मध्य प्रदेश का है। तो वहां पर जो गणित है, अब अजय सिंह राहुल यदि मेहनत कर रहे हैं लगातार 5 साल से चुनाव जीतने के लिए फिर से, और कांग्रेस को जिताने के लिए, तो ऐसे में ब्राह्मणों को एकजुट करना, तो रीवा संभाग में यदि कहें तो जो विधानसभा अध्यक्ष हैं गिरीश गौतम, वो उतने प्रभावी भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आया जितने प्रभावी राजेंद्र शुक्ला दिखाई दे रहे थे। तो जो तमाम नेता जो गए थे, उनके जो रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर इस नाम को तय किया गया। गौरी शंकर बिसेन वो चेहरा है जो बालाघाट से छिंदवाड़ा तक, जो पवार समुदाय का वोट बैंक है, उसके प्रभावी भूमिका में आपने देखा, हमने भी देखा कि छिंदवाड़ा में जाकर वो हुंकार भरते थे कि मुझे यदि यहाँ से पार्टी कहे तो मैं कमलनाथ को हरा दूंगा। इस तरीके के दावे वो करते थे। तो ये जताना है, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश वो लगातार करते रहे। तो एक जो पवार वोट बैंक है, उसको साधने का जतन जो था, वो यहाँ पर है। राहुल लोधी बालाघाट वो क्षेत्र है जहां पर की लोधी समाज के लोग हैं। टीकमगढ़ वो क्षेत्र है जहाँ लोधी समाज के लोग हैं। आप जहां से आते हैं ग्वालियर चंबल, वहां पर भी लोधी समाज के लोग की प्रभावी भूमिका में कई सीटों पर। प्रीतम लोधी को जहां से टिकट दिया गया, वो भी यही स्थिति दिखाती है। तो ये जो आला कमान का जो फीडबैक है, उसके आधार पर लिया गया। जहां तक राहुल लोधी और प्रद्युम्न लोधी में चयन की बात है, तो प्रद्युम्न लोधी को एक निगम का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन वो अपनी उपयोगिता पार्टी को नहीं साबित कर पाए ना, उस तरीके से वो सक्रिय है क्षेत्र में, जो अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अपना निगम का ही काम काज वो ढंग से नहीं कर पाए। और राहुल लोधी इन सब के मुकाबले में ज्यादा योग्य चेहरा नजर आते हैं। चाहे जालम सिंह पटेल को सामने रख लिया जाए, चाहे प्रीतम लोधी को रख लिया जाए, या रमेश भटेरे को रख लिया जाए, इन तमाम जो लोधी समाज के जो नया नेतृत्व है, उसमें राहुल लोधी सबसे परफेक्ट आते हैं। इसीलिए बीजेपी ने अपना नियम तोड़ा, पहली बार के विधायक को वो मंत्री बनाते जा रही है। तो एक तरीके से सिर्फ चुनावी लिहाज इसमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि पहली बार के विधायक को बनाई जा रही है। और जिस तरीके से जिक्र आप कर रहे हैं, वाकई उन्हीं की इर्द गिर्द तमाम सारी बातें हैं। चूंकि मध्य प्रदेश में सुमित्रा महाजन ने कहा है कि पार्टी बात तो करती है, लेकिन महिलाओं को संगठन में और मंत्रिमंडल में उस तरीके से स्थान नहीं देती। तो हमारी सहयोगी भी महिला है, वो लगातार बनी हुई, हम लोग बात कर रहे हैं, कहीं वो बुरा ना मान जाए। ओवर टू स्टूडियो। राहुल लोधी को लेकर के जो भाजपा है, वो कहीं ना कहीं उमा भारती और उनके समर्थकों को भी साधने की पूरी कवायद करती नजर आएगी। इस पर क्या राय आप लोगों की? मनोज जी। ये किससे पूछा आपने सवाल? मनोज जी से। जी, अपना सवाल एक बार दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेरा सवाल यह था कि राहुल लोधी को लेकर के भाजपा जिस तरह का समीकरण बनाती नजर आ रही, युवा नेता के साथ साथ पहली बार के विधायक, जैसा कि आप लोगों ने जिक्र किया, इन सब के साथ साथ राहुल लोधी को पार्टी में लाना या मंत्रिमंडल में लाने का सबसे बड़ा कारण क्या यह भी हो सकता है कि उमा भारती और उनके समर्थकों को साधने की भी कोशिश भाजपा करती नजर आ रही है, इससे वोट बैंक बढ़ता नजर आएगा? देखिए, बीजेपी बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम कर रही है। और जो आज की बीजेपी है, ये अटल अडवाणी की बीजेपी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी। इसमें भावनात्मक तौर पर फैसलों को लेकर कोई भी स्थान नहीं। निर्णय लेते हैं, जितने भी समीकरण उनके हैं, उन समीकरणों के मद्देनजर वो ये देखते हैं कि हमें किस निर्णय से कितना फायदा होने वाला।
और अगर हमारे किसी सहयोगी या हमारे पार्टी के नेता को अगर नुकसान भी हो रहा है लेकिन पार्टी को उसका फायदा हो रहा है तो वो उस बात को लेकर तैयार हो जाते हैं। नंबर दूसरी बात कि आपने जिस बात का जिक्र किया कि राहुल गांधी क्यों, वो जानते हैं कि उमा भारती पार्टी के खिलाफ काम करेंगे। उमा भारती पार्टी के अपने अपने समुदाय के लोगों को संकेत देंगी कि देखिए मुझे पार्टी ने कोई स्थान नहीं दिया तो आप अपने हिसाब से वोट कीजिए, जिसे पिछली बार भी किया था। उमा भारती के संपर्क में कमलनाथ, पिछली बार कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम नेता हैं। वो कई बार कह चुके हैं कमलनाथ से मेरे व्यक्तिगत संबंध है, ज्योतिरादित्य सिंधिया से मेरे व्यक्तिगत संबंध है। तो वो इन तमाम नेताओं के संपर्क में, और कांग्रेस के नेता भी ये चाहते हैं कि उमा भारती नाराज है तो वो हमें सपोर्ट करें, हमें सहयोग करें अपने समुदाय को लेकर। इसलिए पार्टी ने ये निर्णय तय किया कि ठीक है, एक नाराजगी हो सकती है, परिवार में बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, लेकिन उमा भारती एक लिमिट से ज्यादा जाकर राहुल का विरोध नहीं कर सकती। और राहुल जब बुंदेलखंड की कमान संभालेंगे तो उमा भारती ये भी जानती हैं कि वो खुलकर विरोध नहीं कर सकती। यानी कि जो शतरंज की जो चाल होती है, शह और मात की, चेक कर दिया है पार्टी की लीडरशिप ने, उनको फंसा दिया है कि आपके भतीजे को मंत्री बना दिया है। अब आप लोधियों का विरोध नहीं कर सकते, उस जिले में विरोध नहीं कर सकते। वही जिला है जो उमा भारती का सबसे बड़ा गढ़ है, वहां पर आप विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप विरोध करेंगे तो आपके विरोध में आपका भतीजा खड़ा होगा और आपकी फजीयत होगी, पार्टी संगठन लगेगी। और यह भी बता दूं कि बीडी शर्मा ने इस बात को लेकर पार्टी संगठन को पूरा विस्तार से समझाया। एक सवाल, लेकिन अगर प्रभु पटेरिया मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे एक सवाल पूछूंगा। प्रभु पटेरिया जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप लगातार मंत्रियों से मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, दोनों पार्टियों के तमाम उम्मीदवारों की और जो विधायक या मंत्रियों की नब्ज भी टटोल रहे हैं। लेकिन ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है, ये मंत्रिमंडल विस्तार फायदा देगा, मंत्रिमंडल विस्तार नुकसान देगा? क्योंकि इस मंत्रिमंडल विस्तार से तमाम ऐसे नाम हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में होना चाहिए था, वो नाम नहीं है। आपने ब्राह्मण समुदाय को संतुष्ट करने के लिए विंध्य से राजेंद्र शुक्ला को बना दिया, लेकिन आदिवासी का क्या होगा? वहां से आदिवासी समाज भी नाराज है। पूरे प्रदेश की जो रिपोर्ट आ रही है उस बात का जिक्र भी किया जा रहा है कि आदिवासी संतुष्ट नहीं है। तो एक भी संकेत आपने आदिवासियों को लेकर नहीं दिया। बीजेपी, कांग्रेस ने जहां कांतिलाल भूरिया को स्थान दे दिया कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाकर, आपके पास ना मुख्यमंत्री आदिवासी, ना प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी है। और जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है उसमें भी आपने किसी ऐसे आदिवासी को नहीं स्थान दिया है। अगर आप मंत्रिमंडल में आदिवासी नेताओं को देखें तो वो दत्ती गांव, राजवर्धन दत्ती गांव, बिल्कुल धार जिले से आते हैं। बिल्कुल मनोज जी, और देखिए जिस तरीके से पूरा समीकरण आदिवासियों को लेकर के बनता नजर आ रहा है, हम इस पर बातचीत भी करेंगे, आगे भी इन विषयों पर बात करेंगे। प्रभु पटेरिया जी और मनोज जी, आप दोनों नजर बना के रखिए, आपके पास वापस लौटेंगे और राजभवन से हमारे सहयोगी कुलभूषण बने हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले